प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत हरदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। पुरुष सूक्त में गत वीडियो में 10वें मंत्र तक हो गया था। आज 11वें मंत्र से पारायण करते हैं। जत पोरुखम व्यददोहो कतिधा व्यकल्पयन् मोखम कीमस्य काउबाऊ काऊरु आता उच्येते। अब इस विराट पुरुष से ही समाज रचना हुई। तो समाज में जो भी सामाजिक स्तर पर हो, जो वर्ण व्यवस्था है, या ये कहिए कि जो खगोलीय पिंड हैं, या ये कहिए कि जो भौगोलिक स्थान हैं, वे सब एक ही विराट पुरुष के भाग हैं। इसी को हमारे यहाँ एकात्म, सबके मूल में एक पुरुष है, एक विराट पुरुष है। तो ऋषि प्रश्न करते हैं इसमें कि ये जो पुरुष था ना, यद पुरुषम कतिधा व्यदधु, इस पुरुष को कितने भागों में, कतिधा कितने भागों में, विविध भागों में व्यकल्पयन बांटा गया, कल्पित किया गया। इस पुरुष की कितने भागों में कल्पना की गई। वो भाग क्या है? वो सामाजिक भाग भी, खगोलीय प्रदेश भाग भी, भौगोलिक प्रदेश भी, नक्षत्र आदि कितने भागों में बांट गया। मुखम किमस्या अस्या, इसका मुख क्या था। कौ बाहु, इसकी भुजाएं क्या हैं। का ऊरु, जंघा क्या है। पादा उच्येते, और पैर क्या है। तो अर्थात समाज के विराट पुरुष के 4 अवयव के रूप में 4 वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई। देखिए, यह कल्पना की गई है, माना। जैसे एक मुख होता है, तो कौन इसका मुख है समाज में, कौन सा वर्ण इसकी भुजा है, कौन से वर्ण इसके जंघा हैं, कौन से वर्ण जो है इसके पैर हैं, आदि आदि, ये सब कल्पना की गई है। ऐसा तो ये श्लोक जो है ना, एक मंत्र नीचे का बड़ा बहुत ज़्यादा प्रचलित है समाज में, और इसकी कई बार आलोचना भी होती है, और कई बार इसको, लेकिन इसके पीछे कोई छोटा बड़ा भाव नहीं है। देखिए, पहले मंत्र पढ़ते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य जदवैस्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। अब सामाजिक व्यवस्था की कल्पना क्या की गई। ये माना गया कि इस विराट पुरुष को ऐसे मान लो कि विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण का संबंध यहाँ पर कोई ये जातियों का संबंध हो, इन वर्णों का संबंध जातियों से नहीं है, नहीं कोई जन्मना व्यवस्था है। इसके पीछे कर्म विधान था, कर्तव्य विधान था। जो कोई यज्ञ यजन, जो कोई अध्ययन अध्यापन, पठन पाठन, मतलब जितने भी अकादमिक कार्य थे, शैक्षिक और अकादमिक कार्य करने वाला ब्राह्मण था। समाज की जो ज्ञान शक्ति है वो ब्राह्मण है, जिसके पास नॉलेज है वो ब्राह्मण है। तो किसी भी समाज के लिए, तब भी और आज भी, ज्ञान की जो संपदा है वही सबसे बड़ा मुख है, उसका प्रमुख है, प्रधान शक्ति है। ब्राह्मण का मतलब कोई ब्राह्मण घर में पैदा होने से अभिप्राय नहीं था। बाद में ठीक है, जाति व्यवस्था विकृत हुई और वो जन्मना जाति मान ली गई, लेकिन ये पूरी व्यवस्था कर्माधारित थी। तो ब्राह्मण इसका मुख था, विराट पुरुष का। अर्थात इस सामाजिक व्यवस्था में जो ब्राह्मण था, अर्थात जो अध्ययन अध्यापन यजन याजन और पढ़ने पढ़ाने वाला जो कोई अध्यापक आदि या याज्ञक था, वो सब ब्राह्मण थे। उन सब कर्म करना ब्राह्मण थे और उसके मुख थे। बाहु राजन्य करते, बाहु द्विवचन, बाहु भुजाएं, दोनों भुजाएं राजन्य क्षत्रिय हुए। अब रक्षा का काम जिनका था वो सब क्षत्रिय। आज भी जिनके पास रक्षा का काम है वो सब क्षत्रिय। जो पढ़ते पढ़ाते हैं जाति से तो कोई, वो सब ब्राह्मण है। तो दूसरा काम था, पहले तो ज्ञान शक्ति मस्तिष्क था ब्राह्मण,
और भुजाएं थी छत्री। ऊरु तदस्य यद पाद, ऊरु तदस्य यद ऊरु तदस्य यद वैश्य, और जो वैश्य थे ना वो उसकी ऊरु थी, उसकी जंघाएं थी, और पैरों से सूत्र उत्पन्न हुए। अर्थात जितना भी इनके देखिए 3 हो गए। पहला तो ज्ञान का, पढ़ने पढ़ने का काम, दूसरा रक्षा का काम, और तीसरा व्यवसाय आदि का काम, मतलब जीविका के उद्योग धंधे आदि। और इसके अलावा समाज के जितने भी अदर कार्य थे, समाज के जितने भी और काम थे, वो सब, उन सबको करने वाले तमाम सारे, इन बल्कि वो ज़्यादा हैं, वो सब पैर थे। अब पैर, अब देखिए इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र पैर से उत्पन्न हुए या ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। देखिए एक शरीर में न पैर कम महत्व का है, न मुख कम महत्व का है। भोजन आदि करने की दृष्टि से पैर का महत्व है, तो शरीर को गति के लिए, गति देने के लिए, भागदौड़ के लिए पैर महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ये कहीं नहीं लिखा है कि शूद्र पैर से उत्पन्न हुए इसलिए वो छोटे हो गए, ब्राह्मण मुख से बड़े हो गए इसलिए वो बड़े हो गए, नहीं। 4 शरीर समाज के 4 सभी कामों को प्रमुख 4 भागों में बांट करके और इसकी कल्पना की गई। इसमें छोटे बड़े का कोई भाव नहीं है, तो इसको इस रूप में देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें विद्वेष फैलाने के भाव से इसको विकृत रूप में इसको प्रचारित करते हैं। इस मंत्र को हम सबको इसका ये ध्यान रखना चाहिए। अगला, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। अब इस विराट पुरुष के, अब देखिए ये तो हो गया विराट पुरुष का सामाजिकरण, सामाजिक अवयव उसके कौन कौन से थे। अब खगोलीय अवयव, ये कल्पना की गई कि जो विराट पुरुष है इसके मन से चंद्रमा पैदा हुआ, मन से। विराट पुरुष के चक्षु आंखों से सूर्य पैदा हुआ, अर्थात ये जो सूर्य है ना, ये विराट पुरुष की आंखें हैं। चंद्रमा है, ये विराट पुरुष का मन है। मुखात इंद्र चाग्नि, और मुख से इंद्र और अग्नि पैदा हुए, अर्थात जो इंद्र मन वर्षा का देवता है, नियामक देवता है प्रकृति का, और अग्नि आर्यों का सर्वदा पूज्य देवता है। तो इंद्र और अग्नि ये उसके मुख से पैदा हुए, और उनके प्राणों से वायु पैदा हुई। तो ये वायु है, ये विराट पुरुष के प्राण हैं, इस रूप में देखना चाहिए। नाभ्या आसेदंतरिक्ष ओम शेष्णौ द्यौः समवर्तत पद्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। इस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। नाभ्या आसीत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले नाभि से। शीष्णौ द्यौ, इसके जो शीर्ष है, विराट पुरुष का जो सिर है उसे द्यौ उत्पन्न हुआ। अंतरिक्ष, द्यौ कहते हैं अंतरिक्ष और पृथ्वी का जो मिलन है उसको द्यौ कहते हैं, क्षितिज। तो द्यौ उत्पन्न हुआ। पद्म्यां भूमि, पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। दिशः श्रोत्रात्, कानों से दिशाएं पैदा हुई। इस प्रकार उस विराट पुरुष से ही सभी लोगों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये विराट पुरुष ही सभी लोगों का, तो कहने का भाव ये है कि पुरुष सूक्त में ये कहा गया कि समाज के जितने भी अवयव हैं वो सब, खगोल विज्ञान के जितने अवयव हैं वो सब, भूगोल के जितने प्रदेश हैं वे सब, लोग सब, एक ही विराट पुरुष के भाग हैं, अर्थात यही एकात्मता है। इसलिए सर्वम खलु ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। बाद में वेदांत में ये प्रतिपादित हुआ। इसके मूल में ऋग्वेद का ये पुरुष सूक्त है। इस प्रकार पुरुष सूक्त के माध्यम से अखिल विश्व की एकता, अखिल विश्व में एक ही रस, एक ही प्राण, एक ही ऊर्जा, एक ही तत्व की प्रधानता को निरूपित किया गया है। बहुत उपयोगी सूक्त है ये। बस आज इतना है।